सुंदरपुर गांव में यशवर्धन नामक एक लालची ब्याजखोर सेठ रहता था। पूरा गांव उससे बहुत परेशान था। जो भी गांव वाले उसे कुछ पैसे ब्याज पर लेते, वह यशवर्धन का गुलाम बन जाते थे और ब्याज न देने पर उसको मार मार कर गांव वालों की जमीन हड़प लेता था। एक दिन यशवर्धन के लोग गांव के माधव नामक किसान को घसीटते हुए ले जा रहे थे। अरे मारो रे इसे और मारो, ससुरा नाटक कर रहा है। जब पैसे लेने आया था तब नहीं पता था क्या कि समय पर पैसा वापस लौटाना चाहिए। अरे अरे यशवर्धन जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपको जमीन भी दे दी है, जो कि आपके पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। अब तो मेरे पास कमाने के लिए कोई साधन ही नहीं बचा है। देखो माधव, अगर तुम्हें सही सलामत इस गांव में रहना है तो तुम्हें मेरा ब्याज तो चुकता करना ही पड़ेगा, समझे? बस 10 दिन की और मोहलत दे दो यशवर्धन जी, मैं कुछ भी करके आपका ब्याज लौटा दूंगा। ठीक है, दिए देते हैं 10 दिन और, पर तुम्हें याद रहे कि अगर 10 दिन में हमारा रुपया लौटा नहीं पाए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, छोड़ दो रे इस ससुरे को, नाती को। माधव बहुत दुखी मन से घर की ओर जाने लगता है और घर जाकर गहरी सोच में पड़ जाता है कि अब करे तो करे क्या। तभी उसकी पत्नी सुनीता उसके पास आती है। अरे आज आप कुछ बोल भी नहीं रहे, इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। सोचा था कि आप घर आते वक्त कुछ सामान लेकर आएंगे तो पकाकर खा लेंगे। सुबह की कुछ रोटियां पड़ी है, आ जाओ थोड़ा खा लीजिए, आपको बहुत भूख लगी होगी। नहीं सुनीता, तुम ही खा लो। रोज तुम मुझे खिलाकर खुद भूखी रह जाती हो। अब हमारे पास बस 10 दिन ही तो बचे हैं, फिर पता नहीं आगे क्या होगा। अब ऊपर वाला ही इस संकट से बचाए, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं जी? आखिर कौन सी संकट की बात कर रहे हैं? बताइए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह जब मैं काम की तलाश के लिए घर से बाहर निकला, तब यशवर्धन जी के लोग मुझे पकड़कर ले गए। वो लालची सेठ से जो हमने पैसे लिए थे उसका ब्याज मांग रहे हैं। अगर उसका ब्याज 10 दिन में नहीं लौटा पाया तो पता नहीं आगे क्या होगा। अब मेरे पास कमाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, आखिर कैसे लौटाऊंगा उनका ब्याज। आप दुखी न हो, देखना ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। देखना वो हमें जरूर इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। हाँ सुनीता, पर हमारे पास तो सिर्फ 10 दिन ही है, पता नहीं वो दिन कब आएगा। जैसे तैसे 9 दिन बीत जाते, तभी वो ब्याजखोर सेठ टहलते हुए माधव के घर के पास से गुजरता है। अरे माधव, ओ माधव, अरे कहाँ है रे तू? याद है ना अब तुम्हारे पास एक ही दिन बचा है, या फिर भूल गया? सोचा तुझे याद दिलाता जाऊं। जी मालिक, याद है मुझे। अब तक तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर कल कुछ न कुछ करके आपके रुपया लौटा दूंगा। क्या कुछ नहीं है? ओ ऐसी बात है। 9 दिन में कुछ नहीं कर सका, अब एक दिन में क्या तीर मार लेगा रे तू? अगर कल नहीं लौटा पाया तो पता है ना क्या होगा। इतना कहकर वो ब्याजखोर सेठ वहां से चला जाता है। अब माधव और सुनीता बहुत दुखी हो जाते हैं। अब हम इस सेठ से कैसे छुटकारा पाएंगे जी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी एक दिन में तो कुछ होने नहीं वाला और कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। अगर कोई काम मिल गया होता तो थोड़े दिन की और मोहलत ले लेता। अब एक ही रास्ता बचा है, हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। दुखी मन से माधव और सुनीता अपना कुछ सामान समेटकर गांव छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते वो दोनों दूसरे गांव में आ जाते हैं। तभी एक घर से किसी की चीखने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। चलो जी, अंदर जाकर देखते हैं। जो कोई भी हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही माधव और सुनीता घर के अंदर जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि सांप घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चला जाता है।
वहाँ एक बूढ़ा आदमी सांप के काट लेने से बेहोश पड़ा होता है। माधव और सुनीता मरम्मत पट्टी करते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है। अरे आप तुम तो इस गांव के नहीं हो बेटा, कोई राह मुसाफिर जान पड़ते हो, फिर भी तुमने इस बुढ़े आदमी की जान बचाई। जी हम पास के सुंदरपुर गांव से आए हैं। फिर माधव और सुनीता पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उसे गांव छोड़ना पड़ा और पूरे गांव को कैसे यशवर्धन सेठ ने गुलाम बनाया हुआ है। अच्छा, तो उस यशवर्धन के कारण पूरा गांव दुखी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे, इससे पूरे गांव में फिर से खुशियाँ लौट आएगी। माधव और सुनीता पूरी बात ध्यान से सुनते हैं और उस बूढ़े आदमी की हाँ में हाँ भरते हैं। वो कुछ पैसे और एक शीशी देते हैं। फिर जी आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो जी, हमें जल्दी जाना चाहिए। अगर वो सेठ हमें ढूंढता हुआ घर तक आएगा और हम वहाँ उसे नहीं मिले तो न जाने वो घर को आग न लगा दे। माधव और सुनीता अपने गांव वापस चले जाते हैं। तभी वहाँ सेठ आता है। अरे ओ माधव, माधव, मेरे रुपये का इंतजाम किया कि नहीं? जी यशवर्धन जी, ये लो आपके ब्याज के 2 गुने रुपये। अरे 2 गुने? ऐसा कैसे? तुम्हारे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी। ये इतने सारे रुपये कहाँ से आए? सेठ जी, पास के गांव में एक सिद्ध गुरुजी रहते हैं। मैं वहाँ गया था। वहाँ से मुझे ये मंत्र जप वाली शीशी दी गई है। जैसे ही इस शीशी में से कोई भी 2 बूंद जल पीता है, फिर वो जो भी वरदान मांगता है उसे वो मिल जाता है। ये देखिए, मैंने पैसे मांगे थे। वाह माधव वाह, ये रुपये रखो, मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम तो गांव के सबसे अच्छे इंसान हो और मेरे भाई जैसे हो। ये मंत्र जप वाली शीशी मुझे दे दो। जी सेठ जी, मैं यकीनन आपको ये मंत्र जाप वाली शीशी दे दूंगा, पर आपको सारे गांव वालों की जमीन और जिन जिन लोगों से आपने ब्याज वसूला है वो आपको लौटा देना होगा। वो लालची यशवर्धन सेठ लालच में आकर सबको जमीन और पैसे लौटा देता है। फिर शीशी लेकर चला जाता है। क्या बात है, इस मूर्खों को ये नहीं पता है कि जितना मैंने वापस लौटाया है उससे अधिक तो मैं अभी ही प्राप्त कर लूंगा। खैर, मुझे क्या, इस जल को पीकर मैं फिर से इन सबको गुलाम बना दूंगा। जैसे ही लालची सेठ उस शीशे में से जल पीता है, वो अपनी याददाश्त खो देता है। वो शीशे में याददाश्त मिटाने वाली दवाई होती है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? इस तरह माधव और सुनीता ने न केवल अपने आप को बल्कि अपने गांव वालों को भी इस यशवर्धन सेठ की गुलामी से आजाद करवाया।